रेस्पिरेशन, ये आज हमारी वीडियो होने वाली है इस पे, रेस्पिरेशन पे। तो क्या है रेस्पिरेशन? सांस लेना, बाहर छोड़ना, यही है? नहीं, रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन इनटेक करना, CO2 एक्सहेल करना, और उस ली हुई ऑक्सीजन से जो हमने न्यूट्रिशन में, किसमें? न्यूट्रिशन में ग्लूकोज लिया था, उससे एनर्जी लेना। क्या है? ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन लेना और उस ऑक्सीजन को यूज करके इस ग्लूकोज से एनर्जी लेना और उसे पूरी बॉडी में पहुंचाना, ये है रेस्पिरेशन। एक बार दोबारा सुन लो। न्यूट्रिशन से जो हमें ग्लूकोज मिला था उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेना, किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में प्रेजेंट है। ये एक गॉड गिफ्ट है, हमें गॉड का गिफ्ट है ऑक्सीजन। इसको यूज करके ये बनाना, क्या बनाना? एनर्जी बनाना, ये है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली तीन टाइप से हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं। ग्लूकोज जो कि हमें उससे मिला था, किससे मिला था? न्यूट्रिशन से। इसको 3 वेज हैं तोड़ने के। फर्स्ट वे है जो ईस्ट यूज करते हैं। कौन करते हैं यूज? ईस्ट। किसके लिए? फर्मेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, वो वे है। उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। वो क्या करते हैं? ग्लूकोज को विदाउट ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करते हैं, और क्या मिलता है उसमें? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। जो ग्लूकोज को तोड़ के इथेनॉल, CO2 एनर्जी मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये किस में होता है? ईस्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? CO2 मिलती है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 मिलता है, और एनर्जी मिलती है हमें, और वाटर मिलता है। एक बार दोबारा देख लीजिए साफ तरीके से। 3 तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका तो ये हो गया, किसका? ईस्ट का, कि ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक क्या होता है? जब ग्लूकोज से एनर्जी लेते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या मिलता है? एथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो होता है ईस्ट में। आगे एक बार दोबारा से पढ़ेंगे हम इसको। फिर आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक लैक ऑफ ऑक्सीजन में, कि ऑक्सीजन है बट थोड़ी है, ऑक्सीजन है थोड़ी है, और एक सफिशिएंट ऑक्सीजन में, सफिशिएंट ऑक्सीजन में। एरोबिक रेस्पिरेशन के 2 पार्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, सफिशिएंट ऑक्सीजन में। जो ये हमने तीनों पार्ट किए, एक तो एरोबिक में किया और 2 एरोबिक में किए। ये होता है मसल सेल्स में जब इंस्टेंट एक्टिविटी होती है, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में।
इन तीनों का जो फर्स्ट स्टेप वो कॉमन है, सेम है, और वो क्या है? लेट्स स्टडी। ये हमारे पास ग्लूकोज, वो स्टेप ये है कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये पहले एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटता है, इसे क्या बोलते हैं? पाइरूवेट। इट इज नोन एज पाइरूवेट। किस में टूटता है? साइटोप्लाज्म में। ये फर्स्ट स्टेप हर ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, ग्लूकोज को पाइरूवेट में तोड़ने का। किस में? साइटोप्लाज्म में। फिर आगे ये 3 स्टेप बन जाते हैं। फर्स्ट स्टेप ईस्ट, फर्मेंटेशन। इसमें क्या बनता है? इथेनॉल, CO2 and energy, which is our main part. इथेनॉल, CO2 and energy, ये है ईस्ट में। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती, तो इसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर आता है दोनों एरोबिक हैं, ये दोनों एरोबिक। फर्स्ट है मसल सेल्स में। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये कब होता है? मसल सेल्स में। इसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है, तो सुनो। कभी आपके पीछे कुत्ता पड़ा है? जी हाँ, डॉगी। जब हमारे पीछे डॉगी पड़ता है, हम तेज तेज सारे देते हैं, भागते हैं और तेज तेज सारे लेते हैं। तब हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा स्पीड में भागते हैं। वो कैसे भाग पाते हैं? ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पा रही होती हमारी लेग्स की मसल्स को, बट वो फिर भी भागते हैं। कैसे भागते हैं? एब्सेंस नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन में। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? पाइरूवेट, जो ग्लूकोज पाइरूवेट बना होता है, वो टूटता है मसल सेल्स में और क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। लेकिन जब हम इतना भाग लेते हैं तो घर आते हैं और हमारी टांगों में दर्द हो रहा होता है। हम कहते हैं कि क्रैम्प आ गया है, ये आ गया है। वो किसके कारण होता है दर्द? वो पेन किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। वो पेन किसके कारण होता है? पेन लैक्टिक एसिड के कारण। ये एक क्वेश्चन है कि लैक्टिक एसिड के कारण क्या पड़ते हैं हमारी टांगों में? क्रैम्प्स बोलते हैं। ये क्रैम्प्स कभी कभी क्रिकेटर्स को भी आते हैं। कैसे? जब वो फील्ड पे रनिंग कर रहे होते हैं और उनके मसल सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, फिर लैक्टिक एसिड होता है रिलीज, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। और उस लैक्टिक एसिड से ही टांग की मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। ये हो गया सेकंड पार्ट। ये किस में होता है? मसल सेल्स में। थर्ड पार्ट, जिसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है हमारे पास, इसमें बनता है CO2, वाटर, एनर्जी। CO2, वाटर, एनर्जी किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। याद आया ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पढ़ा था? 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने। इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियम होता है हमारे सेल्स के, पावर हाउस ऑफ सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है? पाइरूवेट टूट के इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 देता है, वाटर देता है एंड एनर्जी देता है। ये हैं 3 पार्ट ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने में। कैसे? ईस्ट में, मसल सेल्स में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। जहाँ पे क्या बनता है? इथेनॉल, CO2 एनर्जी, लैक्टिक एसिड एनर्जी,
CO2, वाटर, एनर्जी। इन तीनों में कॉमन क्या है? एनर्जी। ये ही तो हमें चाहिए अपने काम के लिए। रेस्पिरेशन का इतना पार्ट यहाँ तक ख़त्म। नेक्स्ट आते हैं, पर सोचो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये O2 आ रही है, O2 आ रही है, O2 आ रही है, O2 आ रही है, ये कैसे आती है हमारी बॉडी में, कहाँ से आती है? और ये CO2 जो बन रही है, CO2 बन रही है, CO2 बन रही है, ये तो खैर हमारी बॉडी में नहीं बन रही, बट ये जो बन रही है, ये इसको निकालेंगे कैसे? O2 लाएंगे कैसे और CO2 को निकालेंगे कैसे, और ये एनर्जी कैसे हम, और ये O2 कैसे हम हर सेल को जाके देंगे, भाई ले हर सेल तू भी बना ले, ले हर सेल तू भी बना ले, और ले। ये प्लांट्स में तो क्या होता है? प्लांट्स में डिफ्यूजन पढ़ा होगा, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। प्लांट्स में डिफ्यूजन के थ्रू स्टोमेटा, प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन होता है, जिससे CO2 और O2 आना जाना लगा रहता है, क्योंकि प्लांट्स का हर पार्ट एयर के कांटेक्ट में रहता है। प्लांट्स क्या करते हैं? दिन में जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तब तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो जो उनकी CO2 निकली होती है किसमें? रेस्पिरेशन में। जो CO2 निकली रेस्पिरेशन में, वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो गई। बट रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता, वो CO2 वो स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू रिलीज कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि रात को पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि CO2 की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हमें सांस आने में प्रॉब्लम होती है। ये तो चलो हो गया कि प्लांट्स ऐसे लेते हैं, बट हमारा तो हर सेल एयर के कांटेक्ट में नहीं है, तो हमारे अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, इससे CO2 एंड O2 का आना जाना बाहर हो सके। तो लेट्स कम टू ह्यूमन रेस्पिरेशन, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये ह्यूमन रेस्पिरेशन। आपको पता चलेगा इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या क्या हैं। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इस डायग्राम में देखिएगा कि पहले तो क्या होता है, नाक, हमारी नाक जहाँ से हम सांस लेते हैं, इसे कहते हैं नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है, एयर जाती है अंदर, एयर में ऑक्सीजन होती है। नोस्ट्रिल्स में क्या होता है, फिल्टरिंग हेयर्स लगे होते हैं, फिल्टरिंग हेयर, जो क्या करते हैं, बाहर से आने वाली हवा में क्या स्मोक डस्ट जो भी है उनको फिल्टर करते हैं, ताकि हमारे लंग्स खराब ना हो। वो कौन करते हैं? फिल्टरिंग हेयर्स। नाक के थ्रू आ गई सांस हमें, अब नाक की तो सांस तो आ गई, अब आता है हमारा गला, थ्रोट, तो उसके थ्रू जाती है, और वो थ्रोट अंदर से म्यूकस की लाइनिंग से प्रोटेक्टेड होता है। म्यूकस की लाइनिंग आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, म्यूकस की लाइनिंग से थ्रोट में देख लेना डायग्राम में, पहले नोस्ट्रिल से आई, फिर म्यूकस की लाइनिंग से जो अंदर का थ्रोट वाली लाइनिंग है वो प्रोटेक्टेड है। और एक और चीज़, जो थ्रोट दिख रहा है आपको डायग्राम में, उसमें ऐसे थ्रोट है, इसमें से सी शेप, इसे कहते हैं विंड पाइप। कार्टिलेज के बने हुए सी शेप्स रिंग्स हैं ऐसे गले में। तो इसमें ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट देते हैं हमारे विंड पाइप को, ट्रैकिया को, ताकि वो ट्रैकिया, वो विंड पाइप कोलैप्स ना हो जाए या फूल ना जाए। ये ऐसे होते हैं सी शेप, अंदर पाइप है, ये बिल्कुल
चिपके हुए होते हैं इससे, ताकि वो अंदर मतलब श्रिंक भी ना करे और फूले भी ना, अपनी जैसी है वैसी बनी रहे। ट्रैकिया आ गया। आगे जो ये विंड पाइप है, लंग्स में जाके, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ऐसे जा रही है ये लंग्स में, और मल्टीपल ट्यूब्स में जाके डिवाइड हो जाती है। मल्टीपल ट्यूब्स, नंबर, लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स में। ये तो मैं अब यहाँ पे 1 2 3 बना रहा हूँ, 4 5 6, ये मल्टीपल ट्यूब्स में जाके डिवाइड हो जाती है। 2 लंग्स हैं, पहले 2 में होगी डिवाइड, मल्टीपल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगी। और ये जाके आगे एक बैलून स्ट्रक्चर पे खत्म होते हैं ये ट्यूब। इन बैलून स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई क्या करते हैं? जहां जो ऑक्सीजन आती है उस ऑक्सीजन को, इन एल्वियोलाई में क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं एल्वियोलाई में। तो ये जो ऑक्सीजन आती है ये उस ऑक्सीजन को इसके थ्रू एक्सचेंज करते हैं। अब सोचो कि किसी के थ्रू हवा एक्सचेंज होनी है, तो वो क्या होते हैं? एल्वियोलाई की वॉल होती है वेरी डेलिकेट एंड थिन। डेलिकेट एंड थिन होती हैं। इसके थ्रू ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज होती हैं। जो CO2 पूरी बॉडी से आई है, और ये CO2 और ये O2 पूरी बॉडी में जाएगी। किसके लिए? जो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा है, हर सेल में जाएगी। तो ये है हमारे पूरे रेस्पिरेशन में क्या है? एल्वियोलाई। और इनका एब्जॉर्प्शन एरिया इतना बड़ा होता है कि अगर हम इन एल्वियोलाई वॉल्स को बिछा दें तो ये एक 80 मीटर स्क्वायर तक का एरिया कवर कर सकते हैं। इतना ज़्यादा एरिया, 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर यानी कि 20 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा एरिया। 20 मीटर लंबा और 4 मीटर, जस्ट थिंक अबाउट इट, 20 मीटर लंबा एंड 4 मीटर चौड़ा एरिया। हमारे छोटे से लंग्स में इतना एरिया। ये एल्वियोलाई, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये हमें एक गिफ्ट है, ये हमें एक वो है, क्योंकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जहाँ की एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, वो क्या करते हैं? वाटर के अंदर रहते हैं, बट वाटर में जो डिजॉल्व्ड O2 है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा लो होती है। तो कंसंट्रेशन लो है तो उनको बार बार सांस लेनी पड़ती है। उनको बार बार वो क्या करते हैं? उस पानी से, जो उनके गिल्स होते हैं, उस पानी से हाई स्पीड पे O2 लेते हैं। उनका ब्रीथिंग रेट हमारे रेट से बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि डिजोल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है वाटर में। ये हमें फ़ायदा है, भगवान ने हमें गिफ्ट दे रखा है। लो, मैंने तुम्हें ऑक्सीजन दे दी। तो ये ऑक्सीजन नेचर का गिफ्ट है, जो हमारे लिए हुए ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी हमें उससे मिलती है। तो ये एक बार फिर से पहले नोस्ट्रिल्स डायग्राम में देख लो, उससे हवा आई, वो फिल्टरिंग हेयर से फिल्टर हुई, और उसके बाद वो अंदर लाइनिंग जो म्यूकस की प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर मान लो कुछ गंदी हवा आ जाती है तो हमारी अंदर लाइनिंग को फर्क ना पड़े, वो म्यूकस की लाइनिंग उसे हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये सी शेप, ये किसके बने होते हैं? कार्टिलेज के होते हैं। कार्टिलेज के बने सी शेप रिंग्स होते हैं, जो हमारी विंड पाइप ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये सी शेप रिंग्स का हमें क्या फ़ायदा है। और एक और चीज़ आगे, ये डिफरेंट नंबर ऑफ ट्यूब्स में बढ़ जाते हैं, और इन एल्वियोलाई से नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स लिंक्ड होती हैं।
जो कि O2 को भेजती हैं और CO2 लेके आती हैं। अब ये O2 और CO2 ब्लड से ही क्यों आते हैं, ये सुनिए। CO2 हाई कंसंट्रेशन में ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। तो ब्लड भी एक लिक्विड है, इसलिए इसमें भी बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए ये ब्लड के थ्रू आती है। और ब्लड का जो एक कंपाउंड है या एक सब्सटेंस है हेमोग्लोबिन, इसको हम HB के नाम से भी जानते हैं, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है, इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन की एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हेमोग्लोबिन O2 को शरीर के हर सेल में दे के आता है जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को तोड़ती है। एक और चीज़, जब हम सांस मतलब CO2 बाहर जा रही है, O2 बाहर आ रही है, तब कैसे टूट रहा होगा, अभी तो O2 आनी है, तब कैसे वो ग्लूकोज टूटता है। यहाँ कॉन्सेप्ट आता है रेजिडुअल वॉल्यूम का। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? रेजिडुअल वॉल्यूम जैसे हमारी बाइक या कार में या हम घर में भी कुछ खाना या कुछ पानी बचा के रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं कि अगर मान लो कुछ टाइम तक खाना नहीं आता तो हम उस रिजर्व फूड को या रिजर्व पेट्रोल को अपनी बाइक या कार में चला सकें। तो ये वही एयर होती है जो हमारे लंग्स रिजर्व करके रखते हैं। जब CO2 और O2 का आना जाना होता है तब वो इस रेजिडुअल वॉल्यूम को यूज़ करते हैं ताकि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन में कोई दिक्कत ना आए। एक और चीज़ जो लंग्स के नीचे आपको डायग्राम में दिख रही होगी, डायफ्राम, ये क्या है, एक बैलून, एक रबर लाइक स्ट्रक्चर है, शीट है रबर की। जब हम सांस लेते हैं तो ये स्ट्रेट हो जाती है और हमारी चेस्ट फूल जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर हवा कैसे जाएगी, हम चेस्ट फुलाते हैं। एक एक्टिविटी भी है जिसमें ये हम क्या करते हैं, एक बोतल लेते हैं, उसको नीचे से काट के यहाँ पे बैलून फुला देते हैं, ठीक है। बैलून कट करके बैलून को बोतल के नीचे लगा दिया हमने, वो हमारा डायफ्राम का काम करता है, डायफ्राम। और इसकी बोतल के अंदर एक और बैलून बांध देते हैं अंदर और ऊपर से ओपन रखते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, इसको नीचे खींचेंगे ना, इसको नीचे खींचेंगे, पुल करेंगे, तो क्या होगा, अंदर एक प्रेशर बनेगा जो जो अंदर पूरा बैलून है इसको हवा से भर देगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में होता है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। हमारी बॉडी में होता है कि हम सांस लेते हैं, लंग्स फूलते हैं, ये डायफ्राम नीचे फ्लैट हो जाती है, वरना इसकी शेप आपको दिख रही होगी, इसकी शेप ऐसे होती है। जब हम सांस लेते हैं तो इसकी शेप बिल्कुल सीधी हो जाती है, इट इज़ डायफ्राम। तो यही है रेस्पिरेशन का पूरा टॉपिक। हमने पढ़ा कि पायरुवेट कैसे टूटता है, 3 स्टेप्स पढ़े टूटने के, और ये भी पढ़ा कि एक्वेटिक एनिमल्स को क्या घाटा है, हमें क्या वादा है। हमें भगवान ने बहुत सारी ऑक्सीजन दे रखी है। और ये पढ़ा एल्वियोलाई का एरिया 80 मीटर स्क्वायर तक का हो सकता है। और एक और चीज़ रह गई, जो एनर्जी टूट के मिलती है वो एक करेंसी में मिलती है, उससे क्या बोलते हैं, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP में मिलती है ताकि अलग अलग जगह पे अलग अलग वो करेंसी एनर्जी की यूज हो सके। जैसे कि हमें घर से पैसे मिलते हैं किसमें, रुपीज में, या कोई करेंसी होती है मनी की, ताकि अलग अलग खर्चे के लिए, अलग अलग एक्सपेंडिचर के लिए वो एनर्जी यूज हो सके, वो पैसे यूज हो सकें। ऐसे ही एनर्जी की जो यहाँ से जो 3 स्टेप्स से मिली थी हमें एनर्जी, 3 स्टेप से, ईस्ट, मसल सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वो एज ATP स्टोर होती है। और इसकी एनर्जी कितनी होती है, 30.5 किलो जूल पर मोल। ये ATP की एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो आज के लिए इतना ही रेस्पिरेशन में। आगे आने वाली वीडियोस में आपको नेक्स्ट टॉपिक्स मिलेंगे।
तो लव योर पेरेंट्स, लव योर कंट्री, जय हिंद एंड सब्सक्राइब टू